Hi and welcome to the third episode of Chapal. Today we are here at Rohini Court. Let's talk to the lawyer here and know their mood ahead of Delhi Assembly elections. अभी हाल ही में एक किसान नेता राकेश टिकैत वो आप सबकी लॉयर्स की मांगों को लेकर केजरीवाल से मिले। आप थोड़ा इस पे लाइट डालेंगे कि एक किसान नेता लॉयर्स की डिमांड लेके क्यों केजरीवाल जी से मिला? क्योंकि उनका जो आंदोलन था, जो किसान आंदोलन था, उसको कहीं ना कहीं वकीलों ने सपोर्ट किया था। और क्योंकि हमारा इशू भी उसके साथ इन्वॉल्व था उस टाइम जब किसान आंदोलन चल रहा था, कि जो ये पावर दी गई थी एसडीएम्स को, डीसीज को उस और कोर्ट को ना देके, तो उसमें हमारा विरोध था। 3-4 पॉइंट्स थे जिनमें हमारा वकीलों का भी, उसमें वकीलों का हित भी थे, समाज के हित भी थे और किसानों के हित भी शामिल थे। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा वो मुद्दा था कि ये जो पावर दी जा रही है, ये सारी जो किसान जो तीनों बिल आए थे, एक्ट आए थे, उसमें यही प्रावधान था कि अगर कोई भी इशू क्रिएट होता है किसान के बीच और व्यापारी के बीच जो है, तो वो अपना एसडीएम के पास जाएंगे, ना कि सिविल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन को पार किया गया था उस एक्ट में, जो कि बिल्कुल ना समाज के हित के लिए ना वकीलों के हित के लिए है। क्योंकि जो सुनवाई और जो पैरवी यहाँ एक किसान आम आदमी कर सकता है, शायद एसडीएम और डीसी कहीं ना कहीं सरकार के अंडर होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं उन पर प्रेशर रहता है, क्योंकि उनके मातहत काम करते हैं। उन्होंने उनकी बदली करनी होती है, उनका अपॉइंटमेंट करना होता है, जबकि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो जो भी इस तरह का कोई चीज़ हो, हम इस बात के हिमायती हैं कि कोई एक्ट बने और उसमें इस तरह का प्रावधान हो। क्योंकि आप ये देखेंगे रेवेन्यू का भी अब जो शहरीकरण होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ गए और 2017 के बाद से जो है अब सारे के सारे मैटर वो अब कोर्ट में चलेंगे, सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन आ गया, क्योंकि अर्बनाइज होने की वजह से दिल्ली के गाँव को। तो जो वहाँ चलते थे मैटर, वहाँ तो सिर्फ जो है आप वकील का काम बड़ा कम रहता है। एसडीएम और डीसी अक्सर कभी इलेक्शनों में, कभी किसी मंत्री की मीटिंग में कभी कोर्ट में अवेलेबल होते ही नहीं है। तो इस वजह से लिंगर ऑन बढ़ता जाता है और वहाँ एक इंसाफ नहीं मिल पाता। तो वो एक हमारा बहुत बड़ा मुद्दा था और उस मुद्दे की वजह से हमने उनको सपोर्ट किया था, किसान को। और कहीं ना कहीं अगर हम जैसों की बात करेंगे तो हम भी किसान परिवार से संबंध रखते हैं और किसानों के दर्द को जानते हैं। तो एक भावनात्मक जुड़ाव भी बहुत सारे वकीलों का, क्योंकि बहुत सारे वकील ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं, उन सबका हित भी वहाँ था। और इस वजह से और इसी वजह से कहीं ना कहीं हमने सपोर्ट किया था, तो उन्होंने हमारे मुद्दे को सपोर्ट किया। और इसकी ज़रूरत भी है, हमारे लिए बहुत अहम ज़रूरत है, क्योंकि कोई ना कोई हादसा, आप हर दिन कोर्ट के अंदर कोई ना कोई झगड़ता रहता है, बदतमीज़ी करता रहता है, फिर हमें हर तरह का डर रहता है कोई भी, क्योंकि हम एक सिंपल आदमी का काम भी करते हैं, क्रिमिनल का केस भी लड़ते हैं, तो प्रोटेक्शन की हमें बहुत ज़रूरत है। तो इतना लंबा समय क्यों खिंच गया इस प्रोटेक्शन बिल को इम्प्लीमेंट करने में? बेसिकली आपको मैं बताऊं कि मैं पहले सेक्रेटरी रहा था, तो तब हमने मांग केजरीवाल जी के सामने रखी थी और उन्होंने इस बात को कहा था कि हम उसके लिए एग्री हैं और उनको सहमति दी थी। जो सहमति के बावजूद भी कोई ना कोई अड़चन नहीं, और अब पेटिशन लगी हुई है, हाई कोर्ट में भी पेटिशन पेंडिंग है काफ़ी टाइम से, और उसमें कहीं ना कहीं टाइम लिया जा रहा था बार बार। और पिछली डेट पे इन्होंने दिल्ली सरकार ने एक सहमति दी है कि हाँ, हम प्रोटेक्शन एक्ट के लिए सहमत हैं, पर उस पर एक जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा, ना वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा, ना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा। तो हमारी ये मांग रहेगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट भी नेशनल लेवल पे कोई एक्ट हमारे फेवर का बना सकती है इस तरह के प्रोटेक्शन के लिए हमारी। तो अभी दिल्ली में जो भी सरकार आएगी, आप उसके आगे ये डिमांड रेज करेंगे प्रोटेक्शन बिल? बिल्कुल करेंगे। कोई भी सरकार आए, हमारी मांग रही रहेगी कि हमारे हितों का, और जो भी पार्टी हमारे हितों का ध्यान रखेगी, नेचुरल सी बात है, हम उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। और हम ये मांग भी रखेंगे उनसे कि हमारे लिए प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो दिया जाए। देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लेकर ये डिमांड बहुत पुरानी डिमांड है और जितने भी एडवोकेट्स हैं उन लोगों की ये डिमांड रही है हमेशा से। अब ज़रूरत इसलिए ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि समय के साथ दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ी हैं। लोगों के साथ साथ एडवोकेट्स, जैसा कि भाई साहब ने भी बताया, तलान भाई साहब ने भी बताया कि हम लोग हर तरीके के लोगों का केस लड़ते हैं। सोशल एक्टिविस्ट हम लोगों को कहा जाता है, सोशल चेंजर हम लोग कहे जाते हैं। तो एडवोकेट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप सोशल एक्टिविटीज़, केसेस के साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहिए। हम लोग उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और उसको लेकर कहीं ना कहीं देश में, प्रदेश में
केसेस को लेकर लगातार हम लोगों को धमकियां मिलती हैं, हम लोग सफ़र करते हैं। फिज़िकली असॉल्ट्स की बात करें, हम बात करें फाइनेंशियल इश्यूज़ की, तो हर तरीके के इश्यूज़ हम लोगों के साथ जो है इफ़ेक्ट करते हैं। और ये सब चीज़ों को कानून की दृष्टि से हम देखें तो एक अलग मुद्दा होता है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी साथ साथ, क्योंकि हम लोग सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, चाहे वो सोशल प्रोटेक्शन हो, चाहे वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हो। इन सभी को लेकर एक एक्ट बनाने की बात की गई और बहुत लंबे समय से इस डिमांड को हम लोगों ने रखा है। कई प्रदेशों में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया है और उसी को देखते हुए दिल्ली में भी हम लोग चाहते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो और उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो कहीं ना कहीं हम सब एडवोकेट्स की मैं कहूँ कि ताकत बढ़ाने को और सोशल चेंज की जो हम बात करते हैं उसको करने की जो ताकत होगी हम लोगों की, वो और ज़्यादा होगी। और सरकार जो भी आए इस विधानसभा चुनाव में, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे आम आदमी की पार्टी की सरकार हो, हमारा आग्रह दोनों पार्टियों से यही रहेगा कि आप बात करते हैं विकास की, आप बात करते हैं कि हम कैसे लोगों को आगे बढ़ाएं, तो कहीं ना कहीं जब तक एडवोकेट्स को आप प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो आपका वो जो ध्येय है, आपका जो वो इंटेंट है, वो डिफीट होगा। और इसी को लेकर हम लोग ये डिमांड करते हैं कि आने वाली जो सरकार है वो अगले 6 महीने में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करे, जिससे हम लोग अपने आप को सेफ सिक्योर समझें और हमारा जो जिम्मेदारी है कोर्ट की और कोर्ट के बाहर सोशल चेंज की, हम उन जिम्मेदारियों को निभा पाएँ। अभी रिसेंटली हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा उठा था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो लॉयर चेम्बर्स है उसमें कंडीशंस और फैसिलिटीज़ काफ़ी ख़राब है, तो वो हमें पूछना था कि यहाँ रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसा है, मतलब कंडीशंस कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक है। जैसा आपने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय दोनों जगह पे ये चीज़ उठी थी और ये ऑब्जर्वेशन में है, इसीलिए वहाँ से जो है अब डायरेक्शंस आई हैं कि जितने भी वॉशरूम्स हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, उन सबको रिनोवेट किया जाए, उन सबको मेंटेन किया जाए। साथ साथ जो बिल्डिंग्स हैं, चैम्बर बिल्डिंग्स जो हैं, उनकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि एक्ट करने की ज़रूरत है। और फिर वही बात आती है कि चाहे वो PWD हो, चाहे DDA हो, जो अथॉरिटीज़ हैं, इन बिल्डिंग्स को बनाने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, वो ऑफिसर की निगरानी करते हुए यहाँ की बिल्डिंग्स अच्छे तरीके से बनाई जाए। अगर हम रोहिणी कोर्ट की बात करें तो इसकी बिल्डिंग को लेकर पिछले कुछ समय में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इसकी जर्जर हालत को बताया गया था और ये कहा गया था कि ये बिल्डिंग जो है वो कहीं ना कहीं डेंजरस बिल्डिंग की कैटेगरी में आती है। तो इस तरह से मैं कहूँ कि इतने ज़्यादा चैम्बर्स यहाँ पे हैं और उसके बावजूद जो देख रेख की बात करें या बिल्डिंग जब बनाई गई उसमें जिस प्रकार की कोई या तो कमियां रहीं या धांधली की गई, उसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं। तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं जो डायरेक्शंस आई हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और आगे ऐसी चीज़ें ना हो उस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है। तो ये डायरेक्शन इम्प्लीमेंट अभी तक क्यों नहीं हुई जिंदल साहब? देखिए उसका एक टाइमलाइन अभी मेरे ख्याल से 1 या 1.5 महीने पहले ही डायरेक्शंस आई हैं और उसकी एक टाइमलाइन दी गई है। एक कमेटी भी मुझे जो याद है, एक कमेटी भी बनाई गई है और मुझे लगता है जल्द ही, क्योंकि अब हाईकोर्ट की डायरेक्शंस आ गई हैं तो बिल्कुल कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। PWD के ऑफिसर्स होंगे, जुडिशल ऑफिसर्स होंगे, बार एसोसिएशन को इन्वॉल्व किया गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इफ़ेक्टिव जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अब कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि एक दिक्कत यहाँ पे और भी है। जब जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उस टाइम पे जो बार एसोसिएशंस हैं, उन बार एसोसिएशन, चाहे रोहिणी की हम बात करें, चाहे हम करकटडुमा की बात करें या तीसजारी की बात करें, तो बार एसोसिएशन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत लिमिटेड रखा जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है कि अगर आप जिन लोगों के लिए आप बिल्डिंग बना रहे हैं, जिन लोगों की ज़रूरत वहाँ पे है, अगर आप उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट को लिमिट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान जो है वो आप चाहे फाइनेंशियल इशू की तरफ चाहे कहें या बिल्डिंग की क्वालिटी को आप कहें, तो बताने वाले जो लोग हैं, हम लोग एडवोकेट्स जो हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट मुझे लगता है बढ़ाने की ज़रूरत है। और आगे आने वाले समय में एडवोकेट्स और बार एसोसिएशन की जो इन्वॉल्वमेंट है, कंस्ट्रक्शंस की जो बात होती है, चाहे PWD हो, चाहे और जो डिपार्टमेंट हैं, वो जब बनाएं तो मुझे लगता है बार एसोसिएशन और एडवोकेट जो एक्टिव एडवोकेट्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट उसमें होनी चाहिए। मेरा अगला सवाल है वुमेन वॉशरूम्स के लिए। अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वॉशरूम्स वेल इक्विप्ड होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, फैसिलिटीज़ जैसे सैनिटरी पैड्स ये सब होने चाहिए। तो उसके कंडीशन पे और आप लोग को क्या प्रॉब्लम होती है, उस पर आपका क्या राय है? वुमेन वॉशरूम्स का बहुत बुरा हाल है और हर जो कोर्ट बिल्डिंग है हर फ्लोर पर वुमेन वॉशरूम है, लेकिन फिर भी उसमें जेंट्स घुस जाते हैं, तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसकी कमी है।
जो वहाँ पर जो जिनकी सिक्योरिटी की ड्यूटी लगाई हुई है कि किसी जेंट्स को ना घुसने दें, तो जेंट्स घुस जाते हैं। और जो एडवोकेट्स के लिए वुमेन वॉशरूम बनाए गए हैं उसमें जनरल पब्लिक भी चली जाती है, तो बहुत बुरा हाल है इसका, और इसके ऊपर अभी तक कोई कदम उठाया नहीं गया है। तो ये सबसे अहम है, ज़रूर इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मुख्य डिमांड जो हमारी इलेक्शन को लेके और जो हमारी सरकार जो नई आएगी, सबसे बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी जो फंडिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे आप अगर अपनी गर्दन घुमा के देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो पार्किंग की प्रॉब्लम है। हम देखें पीछे हमारी जो पार्किंग बनी है वो मल्टी लेवल पार्किंग नहीं है, जो पार्किंग मौजूदा है वो कम्प्लीटली फेल है। और जब पार्किंग आप सुबह सुबह देखेंगे तो कितना मैसअप हो जाता है, एडवोकेट्स को अपनी गाड़ी को बाहर छोड़ के भागना पड़ता है, उसकी वजह से सारा का सारा रोड जाम हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम है, जो पार्किंग जैसे प्रॉब्लम पर जो सरकार ध्यान नहीं दे रही। क्योंकि अगर हम बिल्डिंग मैनेजमेंट कमेटी की बात करते हैं तो वो कहते हैं फंड की प्रॉब्लम है, फंड नहीं आएगी तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो बेसिक प्रॉब्लम जो एडवोकेट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनको रिक्वायर्ड है, सरकार को समझना चाहिए कि जो एडवोकेट्स काम कर रहे हैं वो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। तो स्पेशल जो उनकी नीड है, उन नीड को पूरा करने के लिए सरकार को विशेष रूप से एक फ़ंड को जारी करना चाहिए। और इसके अलावा जो हमारी बिल्डिंग के अंदर जो आवश्यकता है उनको करना चाहिए। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी सरकार आएगी वो विशेष तौर पे जो एडवोकेट्स के लिए जो उनकी बेसिक नीड्स है, उन बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए एक अलग से फ़ंड का निर्माण करेगी। क्योंकि हर बार जब भी चीज़ों के लिए डिमांड की जाती है तो ऊपर से ये डिमांड आती है कि भाई फ़ंड नहीं है काम करने के लिए। अगर हमारे कोर्ट की बात करेंगे तो कैंटीन्स, जो स्पेसिफिक कैंटीन होनी चाहिए, वो प्रॉपर कैंटीन नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग प्रॉब्लम्स है और बहुत बेसिक प्रॉब्लम है जो हम हर दिन जो है महसूस करते हैं। अब हम अपनी प्रॉब्लम्स को देखें या हमारे लीगल जो मैटर्स हैं हम उन पे कॉन्सेंट्रेट करें। तो सरकार को समझना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं उस काम को हम पीसफुली कर सकें, हम पब्लिक को एक अच्छी सर्विस दे सकें। तो उसके लिए सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो हमें सभी प्रकार की वो सुविधा प्रदान करें जो और डिपार्टमेंट के लोग हैं या बाकी जो और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको मिलती हैं। तो अब तो इलेक्शन आ गए हैं, कोई भी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी, किसी ने आपकी मांगे सुनी हैं, कुछ वादे करे हैं आपके? नहीं, देखिए, जहाँ तक हमने मैनिफेस्टो पढ़े हैं तो उन मैनिफेस्टो में जितने मैनिफेस्टो हैं वो सब जनरल पब्लिक के लिए हैं या वुमेंस के लिए कुछ जो अमाउंट है उनकी बात की गई है। कहीं पर भी एडवोकेट्स के लिए कोई विशेष प्रावधान, कोई विशेष छूट की बात नहीं की गई है। और ये समझना चाहिए आने वाली सरकारों को कि ये जो क्लास है, एडवोकेट जो क्लास है, वो सोसाइटी की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है। अगर ये क्लास ढंग से अपना काम नहीं करेगी तो हम डेमोक्रेसी जो हम बात करते हैं, जो शब्द की बात करते हैं, हम उसको रियल सेंस में महसूस नहीं कर सकते। तो इम्पॉर्टेंट है कि सरकार इस क्लास को समझे, उनकी आवश्यकताओं को समझे और उन आवश्यकताओं को हमारे कहने से पहले वो पूरी की जाए। सिक्योरिटी को लेके आप क्या बोलेंगे? रोहिणी कोर्ट में सिक्योरिटी कैसी है? देखिए, रोहिणी कोर्ट में तो आप लोग समझेंगे, रोहिणी कोर्ट में सिक्योरिटी एक अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। और कई बार ऐसा हुआ है, सिक्योरिटी बड़े बड़े लैप्सेस हुए हैं और इवन जो मतलब अपराधी हैं वो कोर्ट रूम तक अंदर चले गए हैं और उसके अंदर जाके फायरिंग हुई है। तो ये सिक्योरिटी के हम जब लैप्सेस होते हैं तो कुछ समय के लिए, कुछ 2 दिन 4 दिन महीने भर के लिए थोड़ी सिक्योरिटी टाइट हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे सिक्योरिटी की जो प्रोविजन है, बहुत सारे ऐसे जो स्कैनर्स हैं वो सारे के सारे स्कैनर जो है बंद पड़े हैं, वो काम नहीं कर रहे। और जो सिक्योरिटी जो पर्सनल्स है वो जिस तरह से सुबह तलाशी रहते हैं वो भी बहुत अपने में कैजुअल मैनर में होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि जैसे हम उसको कंपेयर करेंगे, अगर हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से कंपेयर करेंगे तो जहाँ पर पब्लिक जिस तरीके से आती है उस तरीके से ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी पब्लिक आनी चाहिए। पब्लिक यहाँ बेतहाशा आ रही है, जिनका केस नहीं है वो भी आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, जिससे कि एडवोकेट्स को भी काम करने में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जो कोर्ट की है, कोर्ट मैनेजमेंट की है। कोर्ट मैनेजमेंट वो जिम्मेदारी को हम जो बार एसोसिएशन है उनको नहीं देते। बार एसोसिएशन को पावर दी जाए इन सब चीज़ को मैसअप करने के लिए, रोकने के लिए। उनकी जो एडवाइसेस हैं, उनकी रिकमेंडेशंस हैं, उन पे काम किया जाए, तभी ये सब चीज़ हो सकती है। क्योंकि जो जजेस हैं वो नेचुरली अपने जजेस कोर्ट रूम में बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं कि सड़क जो ज़मीनी स्तर पे प्रॉब्लम्स क्या हैं। जो ज़मीनी स्तर की प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं वही बता सकते हैं और वही उसका हल भी बता सकते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो है अब चुनाव हैं, सबको पता है, और 3 बड़ी पार्टियां हैं, आप पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। तो हम सारे मिलके, क्योंकि मैं इस बार में कई बार सेक्रेटरी रहा हूं और इस बार
प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारे चुनाव भी 28 फरवरी को तय हुए हैं हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर, सारी बारों के, सारी दिल्ली की सारी बार एसोसिएशन के 28 फरवरी को होने तय हुए हैं, क्योंकि कई बार आगे डेट जा चुकी थी किसी न किसी वजह से। तो हमारी सबकी मांगे जो है हम लिखेंगे, तीनों पार्टीज़ को लेटर लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे रिगार्डिंग वकीलों से संबंधित या कोर्ट से संबंधित कोई ऐसी चीज़ अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखी, तीनों ही बड़ी पार्टियों ने, कि इस तरह की चीज़ वकीलों को देंगे या जुडिशरी के लिए करें, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं और उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो एक हमारा रहेगा कि हम एक रोहिणी की तरफ से खासकर हम सबके साइन करा के और लेटर तीनों पार्टीज़ को लिखेंगे, ओपन लेटर, और जिसमें हम डिमांड रखेंगे। बहुत सारी डिमांड है। एक तो यहाँ सिक्योरिटी की, और जैसे पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम ऋषि भाई ने बताई आपको, उसके बाद सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है। उसके अलावा क्या है कि स्टाफ की बड़ी कमी है, और उसकी वजह से क्या होता है कि ना हमें कॉपी एजेंसीज़ में फाइलें पड़ी रहती हैं, काफ़ी स्टाफ की कमी होने की वजह से, जगह की कमी होने की वजह से वो व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है, कहने के बावजूद स्टाफ नहीं अपॉइंट कर रही है। जब स्टाफ, क्योंकि हम भी किसी इशू को बाहर जब डिस्ट्रिक्ट जज के सामने जाते हैं या हाई कोर्ट जजेस, हमारी बीएमसी बनी हुई है, बिल्डिंग मेंटेनेंस कमेटी, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उसमें, उनके पास जाते हैं तो वो वही आ जाता है कि ये इशू भाई स्टाफ नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो वो भी सरकार, क्योंकि दिल्ली सरकार को ही देना होता है स्टाफ या बजट जो भी है, वो दिल्ली सरकार को देना होता है। यहाँ कैमरों के लिए मैं सेक्रेटरी था 2014 में 16 में, तब प्रपोजल आया था कि सारी कोर्ट्स में, चैम्बर ब्लॉक्स में कैमरे लगेंगे, मगर वो आज तक वो जो है वो प्रोजेक्ट यूं का यूं अधूरा पड़ा हुआ है। तो कोई ना कोई रीजनिंग की वजह से पेंडिंग रह जाते हैं। तो हमारी यही मांग रहेगी कि इस दौरान, क्योंकि चुनाव अब हैं और सब पार्टियां इस बात पर ध्यान देंगी, तो हमारा ये प्रेशर रहेगा कि ये कई हमारे मुद्दे हैं। प्रोटेक्शन एक्ट हमारा मुद्दा है, उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस दिल्ली सरकार ने हमें दी है, मगर हमारा मांग है कि वो जो अमाउंट है वो हेल्थ इंश्योरेंस का भी 5 लाख की बजाय 10 लाख होना चाहिए, और जो है लाइफ इंश्योरेंस का भी 25 लाख होना चाहिए। 10 लाख है आज, 10 लाख में कुछ भी नहीं होता अगर किसी वकील को कोई हादसा हो जाए। तो ये हमारी मांग रहेगी सरकार से कि ये किया जाए। अगर नेशनल लेवल पे हर वकील को मिले तो बहुत अच्छी बात है, मगर स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट ने किया है थोड़ा सा, पर हमारी मांग रहेगी कि जो नई सरकार आए वो हमारी इस मांगों को पूरी करे और इस चीज़ की तरफ ध्यान दे। और इसके लिए हम जल्द ही एक जो है अपना पूरा एक लेटर हमारे हज़ारों वकीलों के साइन करा के हम उन तीनों पार्टीज़ को भेजेंगे। देखिए, बिल्कुल एडवोकेट्स फर्टिनिटी जो है वो जुडिशल प्रोसेस का एक अभिन्न पार्ट है। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हम लोग कहलाते हैं, लेकिन जैसा आप सब लोगों सुन रहे हैं कि किस तरह की दिक्कतें हम लोगों के साथ हैं, और उसके बावजूद तीनों पार्टियों ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, और मैनिफेस्टो जारी करने के बावजूद एडवोकेट्स को लेकर किसी भी प्रकार की कोई बात, किस तरह की फैसिलिटी देने चाहिए या क्या कोर्ट्स के लिए क्या करेंगी, इसको लेकर कोई बात नहीं की गई। तो मेरा मानना ये है कि बिल्कुल जैसे राजवीर तेलन भाई साहब ने बोला कि बिल्कुल इनकी बात बिल्कुल सही है। एक रिप्रेजेंटेशन हम लोग बना के देंगे तीनों पार्टीज़ को, और अगर कोई भी पार्टी हमारी उन मांगों को नहीं मानती या उन मांगों को अवॉइड करती है तो बिल्कुल उसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में पूरी दिल्ली के अंदर हम एडवोकेट कम्युनिटी के लोग रहते हैं। और अगर कोई हमारे दर्द को नहीं समझेगा तो मुझे लगता है कि हमें भी उसी पार्टी को सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो हमारे दर्द को नहीं समझती। एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे जो था वो काफ़ी समय से चल रहा है, वो है पेंशन को लेकर। उसको लेकर किसी भी सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक प्रपोज़ल दिया था, और अपने आप बार एसोसिएशन ने खुद से कुछ पैसा स्टेटमेंट के रूप में देना शुरू किया है कुछ एडवोकेट्स को। लेकिन अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। तो मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि एडवोकेट्स जो हैं वो सिर्फ फीस के लिए काम नहीं करते हैं, सोशल चेंज के लिए काम करते हैं, सोशल कॉजेज़ के लिए काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एडवोकेट्स फाइनेंशियल स्टेटस पे अप्रोप्रिएट नहीं खड़े हो पा रहे उनको वो सपोर्ट करे, और पेंशन का इशू जो है उसको भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए, और एक सेपरेट फंड जो है पेंशन को लेकर एलोकेट करना चाहिए दिल्ली सरकार को। सर, पिछली बार जब टिकैत साहब गए थे वकीलों की कुछ मांगे लेकर के आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब से मिलने के लिए, तो फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की बात हुई थी लॉयर्स के लिए। क्या उस पर कुछ काम हुआ है आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, मैं इस पर बताना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की जब बात करते हैं तो उसकी दिक्कत क्या है। यहाँ दिल्ली के अंदर 8 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बनी हुई हैं, और एक एडवोकेट को रोहिणी में भी केस होता है, करकरडूमा में भी केस होता है, पटियाला हाउस भी केस होता है, 30 हज़ारी भी केस होता है। तो कम्युनिकेट करने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
पहले कुछ फीडर बसेस चलती थी जो 30,000 से चलती थी, लेकिन वो भी लगातार कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यू हो जाती है। तो जो एडवोकेट्स को ट्रैवल करने की जो दिक्कत है वो बहुत बड़ी दिक्कत है, और उसका जो खामियाजा जो है वो जो याचिकाकर्ता होता है, जो केस डालता है, उसको भुगतना पड़ता है। उसका कारण ये है कि जुडिशियल ऑफिसर इस बात को नहीं समझते कि एडवोकेट एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट कैसे आएगा, लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं जी आप नहीं आए तो एडवर्स ऑर्डर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है, और दिल्ली सरकार को एक प्रपोज़ल जो हमारा जाएगा, तेलान भाई साहब ने बोला जैसे, तो उसमें ये बात बिल्कुल शामिल करना चाहेंगे कि भाई जो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उसको इंक्लूड करके एक ऐसा रूट मैप बनाया जाए और स्पेशल फीडर बसेस एडवोकेट्स के लिए चलाई जाएँ, जिससे कम्युनिकेट करने में जो है वो दिक्कत कम से कम हो, और जो जुडिशियल प्रोसेस है उसको हार्म ना हो। याचिकाकर्ता जो न्याय के लिए कोर्ट में आते हैं उनको न्याय दिलाने में हम लोगों की जो सहभागिता है वो पूरी तरह से बनी रहे। अच्छा, तो ये यंग लॉयर्स किन मुद्दों पे वोट करेंगे आपके? मैंने बताया पहले कि यंग लॉयर्स की एक बहुत बड़ी डिमांड जो है, जैसा मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में एक चीज़ शुरू हुई है कि स्पाइटमेंट के तौर पर, और उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट देना शुरू किया गया है। मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर और दिल्ली हाई कोर्ट के लिए भी दिल्ली गवर्नमेंट को एक फ़ंड बनाना चाहिए। उस फंड से जितने भी यंग लॉयर्स रजिस्टर्ड होते हैं दिल्ली में, उन सभी लोगों को वहाँ से कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो एलोकेट करना चाहिए, क्योंकि किसी भी एडवोकेट को आते केस नहीं मिलते और सर्वाइवल जो है बहुत मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट को इस बारे में काम करना चाहिए और एक सेपरेट फंड इस बारे में भी एलोकेट करना चाहिए। एक यंग लॉयर्स की, जैसे आपने प्रॉब्लम्स की बात की, यंग लॉयर्स के अलावा जो ऑलरेडी जो मीडियोकर लॉयर्स हैं हमारे कोर्ट में भी आप देखोगे उनके पास जो बैठने की जगह, एक बेसिक फैसिलिटीज़ को हम सिटिंग बोलते हैं, सिटिंग तक की प्रॉब्लम नहीं है, एक स्पेसिफिक सीट ने उनको देनी रखी। तो हम जरूर ये डिमांड करेंगे आने वाली सरकार से, जैसे जहाँ पे आप खड़े हैं वो भी हमारे कोर्ट के जो लैंड है उसके साथ में एक्सटेंडेड लैंड है। जैसे बाकी और कोर्ट्स हैं, जैसे तीसियारी के अंदर सामने एक्सटेंडेड लैंड है और द्वारका के अंदर सब जगह एक्सटेंडेड लैंड है, ऐसे एक्सटेंडेड लैंड रोहिणी के अंदर नहीं है। तो रोहिणी में भी एक एक्सटेंडेड लैंड होना चाहिए, उसके अंदर कम से कम जो एडवोकेट्स हैं उनके बैठने की जो व्यवस्था, उनके चैम्बर नहीं हो तो कम से कम सिटिंग प्रॉब्लम होनी चाहिए, सिटिंग का अरेंजमेंट होने चाहिए, क्योंकि सिटिंग एक ऐसा बेसिक रिक्वायरमेंट है जिससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में एक एडवोकेट अपने आप को ग्रो कर पाएगा। अगर इतनी बेसिक उसको अपना एक पर्टिकुलर एक प्लेस ही नहीं है, कहाँ बैठे काम करना है, कहाँ क्लाइंट अटेंड करने हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसको यंग लॉयर के जिसके पास ये सुविधा नहीं है तो वो कहाँ अटेंड करेगा? लाइब्रेरी में वो अपने क्लाइंट्स को बुला नहीं सकता, पब्लिक प्लेस में बुला नहीं सकता। तो ये यंग लॉयर के साथ अगर उसको ग्रो कराना है तो कम से कम सिटिंग की व्यवस्था जो है यंग लॉयर्स के लिए जरूर की जानी चाहिए। क्या आपको ये लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो लॉयर्स को एक तरीके से सुनती नहीं और इग्नोर करती है? इस पे आप क्या बोलना देखिए, चाहेंगे? अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और मैनिफेस्टो की बात करते हैं, जैसे सब लोगों ने कहा, उन मैनिफेस्टो में तो कहीं भी एडवोकेट्स के बारे में कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं दी गई है। और वो एडवोकेट, जब आप ये देखिए, हम सभी लोग बैठे हैं, अब सर्दी है, गर्मी के अंदर जब मान लीजिए 40 डिग्री टेम्परेचर होता है तब भी हम इस मोटे कोट में लेके हम काम करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, दिल्ली से में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो अपने आप में हम कितनी मुश्किलों के साथ इस प्रोफेशन कर रहे हैं। तो ये अपने पर सरकार की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है कि हमें सुविधा दे। अगर वो सुविधा देगी तो वो सुविधा हमारे लिए नहीं है, वो सुविधा पब्लिक के लिए है, क्योंकि अगर हमें सुविधा होंगी तो हम अपनी सर्विस को बेहतर ढंग से दे पाएंगे। अगर बेहतर ढंग से दे पाएंगे तो नेचुरली हम जो न्याय की बात करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ से 2 घंटे में जाता हूँ साकेत, थक के जाता हूँ, तो मैं क्या बहस कर पाऊँगा या कोई एडवोकेट क्या कर पाएगा? तो ये बेसिक सुविधाएं जो है ये दी जानी चाहिए। और जो स्पेसिफिक जो जैसे मैंने आपको बताया सीट की सुविधाएं, ये यंग लॉयर्स के लिए भी और इसके अलावा जो और लॉयर्स हैं उनको दी जानी चाहिए। मैम, आप किन मुद्दों पे वोट करेंगे? आपके इन्हीं मुद्दों पर वोट करेंगे कि एक तो जैसे कि इसमें सबसे पहले सीटिंग का है। अगर मैं महिलाओं के बारे में बात करूं तो यहाँ पर 1200 महिलाएं हैं रोहिणी कोर्ट में जो यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। तो लेकिन बैठने के लिए, जैसे कि अभी बताया गया कि बैठने के लिए उनके लिए सिर्फ एक लेडी बार रूम है, जिसमें 100 की कैपेसिटी में भी बहुत भरा हुआ हो जाता है और 150 की कैपेसिटी तो कोई फंक्शन हो तो पैर रखने की जगह नहीं होती है। और चैम्बर्स तो कम ही अलॉट हैं, किन्हीं को अलॉटेड है और उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बस अपना केस करके उनको लगता है कि बस हम जाएं यहाँ से, या जैसा कि अभी बताया गया कि उनको 30,000 ही जाना है या कहीं साकेत जाना है या हाई कोर्ट ही जाना है, 1 से 1.5 घंटा लग जाए। अगर उनको रास्ते में ट्रैफिक है, मान लीजिए कि मेट्रो से भी जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो कहीं व्यवस्था ही नहीं है कि वहाँ कहाँ बैठ के वो क्लाइंट को
अटेंड करेंगी, कहाँ अपने काम कर सकेंगी, फाइलें रख सकेंगी। जो यहाँ पे लॉकर्स की बहुत बड़ी समस्या है, जो पुराने लॉकर्स हैं, बहुत सारे लॉकर्स जंग खा गए हैं, ख़राब हो गए हैं। कोविड के दौरान बहुत सारे जो हमारे वकील साथी हैं वो नहीं रहे या उनकी फैमिलीज़ नहीं रहीं, वो ताले ही लगे हुए हैं, पता ही नहीं है किसके लॉकर हैं अभी तक। तो वो लॉकर्स में फ़ाइल रखने तक की सुविधाएं उनको प्राप्त नहीं हैं, तो बहुत सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो 5 साल में आपने ये मुद्दा उठाया कभी कि महिलाओं को कोर्ट में, महिला लॉयर्स हैं उनको ये समस्या है? हर बार कभी उठाया, सरकार तक बात पहुंचाई आपने? हर बार उठाया है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो आपके इलेक्शन में आपका ये मुद्दा रहेगा? बिल्कुल कि रहेगा। महिलाओं को महिलाओं के लिए खास तौर पे यहाँ पे चैम्बर की व्यवस्था करी जाए। चैम्बर्स होने चाहिए, लॉकर्स होने चाहिए, अच्छे साफ़ सुथरे वॉशरूम होने चाहिए। यहाँ पर कैंटीन की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर जो एडवोकेट्स के साथ में जनरल पब्लिक भी बैठ जाती है, एडवोकेट्स खड़े रहते हैं, जनरल पब्लिक भी कैंटीन में बैठ जाती है। तो काफ़ी सारी व्यवस्था है। हमारे एडवोकेट्स जो साथी हैं उनको बेचारों को खाने पीने का भी टाइम नहीं मिलता। यदि वो 2 मिनट के लिए कैंटीन भी जाएँ तो शायद खड़े खड़े ही कुछ चीज़ ले लेते हैं, बैठ के ढंग से भोजन करने की भी व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए वकीलों को बहुत सामना करना पड़ता है और डेली की ये प्रॉब्लम्स हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब तो इलेक्शन में भी आप खड़े हो रहे हैं, आपके कोर्ट के इलेक्शन में, तो इस समस्या का समाधान क्यों नहीं होता है? चाहे हम महिला लॉयर्स की बात करें या अदर जो मैन लॉयर्स हैं उनकी बात करें, क्यों ये समस्या ऐसी की ऐसी रहती है? बेसिक क्या है कि एक नेचर बन चुका है, सरकारें आती हैं, उनको जो है लगता है, मेरा ये मानना है, जैसे वकीलों के बारे में ये लगता है सबको। मैं आपको यहाँ बताऊँ पहले कि यहाँ हम 12,000 के करीब रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन मेंबरशिप है, बार एसोसिएशन हमारी रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन 12,000 मेंबर्स हैं और उनमें लगभग वोटिंग राइट जो अब चुनाव हो रहा है 5,000 के करीब है और चैम्बर्स यहाँ सिर्फ 500 हैं। आप बेसिक देखें कि आप अगर चलो 5,000 6,000 वकील भी आप रूटीन में माने कि यहाँ आ रहे हैं, आप उनके लिए बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, बेसिक चीज़ें आप उनके लिए अच्छे टॉयलेट नहीं दे पा रहे, उनको बैठने का स्पेस नहीं, उनके लिए खाने के लिए कोई अच्छी कैंटीन। एक आप देश की राजधानी में रह रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि देश की राजधानी हमारी सोच उसी हिसाब से डेवलप होनी चाहिए कि हम एक एग्जाम्पल सेट करें। बात तो कहते हैं अब हम हाई कोर्ट चले जाए, सुप्रीम कोर्ट चले जाए, ये कहते हैं कि दिल्ली के वकीलों को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, दिल्ली की जुडिशरी को, लीगल फर्टिनिटी को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। पर उस एग्जाम्पल सेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो व्यवस्थाएं प्रॉपर होनी चाहिए ताकि मैसेज जाए पूरे देश में कि हाँ यार व्यवस्था और हर जगह होनी चाहिए। ये बात दिल्ली की नहीं है, हर जगह होनी चाहिए, पर देश की राजधानी यहाँ से शुरुआत हो। तो यहाँ सबसे बेसिक चीज़ है कि हमें सिर्फ एक यूज़ का टूल समझते हैं। जब चुनाव आते हैं तो सबको याद आता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ देश की आज़ादी से लेकर अब तक वकीलों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देश की आज़ादी में वकीलों का बहुत बड़ा योगदान था। गांधी थे, नेहरू थे, पटेल थे, तिलक थे, सब एडवोकेट थे, तो उनका बड़ा बड़ा योगदान रहा है। मगर उस योगदान को आज भी आप देखेंगे सरकार के अंदर आप बड़े बड़े वकील होंगे, पर वो बड़ों की मात्रा आप उन कुछ लोगों को तो आप पूछ लेते हैं वो कितने परसेंट है, 1% भी नहीं है। मगर जो आम वकील है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, आप उसके लिए तो कोई व्यवस्था नहीं। उनका दायरा देख के समाज में एक थ्योरी बनी हुई है कि वकील तो संपन्न है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये तो अपने आप डेवलप कर सकते हैं। नहीं भाई, आप डिस्ट्रिक्ट समाज एक पॉपुलेशन का हिसाब देखें और व्यवस्थाओं का देखें, इतनी बड़ी संख्या में इतने लोग हैं। यहाँ DLSA के पैनल पे वकील काम करते हैं, अब बहुत सारे वकील उस पर काम करते हैं, तो क्या बेसिक उनको सरकार पे करती है, तो 6,000 रुपये एक केस के फीस मिलती है, तो बहुत मतलब गुजारा हैंड टू माउथ वाली पोजीशन है बहुत सारे एडवोकेट्स की। मैं ये मानता हूँ 80% वकीलों की पोजीशन ये है कि अपना गुजारा ही कर पाते हैं वो, मगर उस चीज़ की तरफ कभी सरकार ध्यान ही नहीं देती। और जो बेसिक ज़रूरत है, और हम समाज पे सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। वकील एक कम्युनिटी ऐसी है क्योंकि हमसे जुड़ा रहता है, हमारा क्लाइंट भी हमसे जुड़ा हुआ है। अगर हम समाज में निकलेंगे तो हम उसको प्रभाव डालेंगे, और यही वजह थी कि चाहे आज़ादी हो चाहे उसके बाद हो, कोई भी बड़ी क्रांति हुई है तो उसमें वकीलों का योगदान हमेशा रहा है। मगर सबको पता है इस बात का, मगर जब उनको व्यवस्था देने की या फैसिलिटी देने की बात आती है तो सब नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मतलब ये है कि आज़ादी के बाद अभी तक लॉयर्स का किसी ने कुछ करा नहीं है। जो जिस लेवल पे होना चाहिए था, जिन चीज़ों का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था, जब आप एक 21वीं सदी में आप देश की बात कर रहे हैं, आप देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, तो देश की राजधानी में जो कोर्टें हैं, उनकी व्यवस्थाएं हैं, वो एक एग्जाम्पल होना चाहिए पूरी देश के लिए। ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो होनी चाहिए। ये हमारे एक सबसे बड़ा इशू है कि लोग, मैं हरियाणा से हूँ, मेरे भाई कोई उत्तराखंड से हैं,
ये उत्तराखंड से है, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, देश के अन्य क्षेत्रों से आके यहाँ लोग आते हैं, वकालत शुरू करते हैं इस उम्मीद में कि यहाँ व्यवस्थाएं हैं, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिलेगा। मगर सब दिखाई देता है मगर हकीकत में कहीं दिखाई नहीं देता, हकीकत में नहीं है, ऊपरी तौर पे दिखाई देता है। क्योंकि सरकारें हैं, नेता हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, पर धरातल पर जब तक वो चीज़ें नहीं उतरेंगी तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि अब के वकीलों का वोट उनको जाएगा जो उनके मुद्दे सुनेगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, जो पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी है, वो वकीलों के मुद्दों पे बात करेगी, वकीलों के हित की बात करेगी, हम उसका समर्थन करेंगे। और जो हमारी बात नहीं करेगी, जो हमारी समस्याएं हैं उनको सुलझाने की बात नहीं करेगी, तो हम उनका बिल्कुल विरोध करेंगे। ये हम सबका एक स्पष्ट राय है। इन समस्याओं में एक बहुत अहम मुद्दा जो डिस्पेंसरी का भी है, कोर्ट डिस्पेंसरी, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि सिर्फ एक उसमें खांसी जुकाम या बुखार की मेडिसिन या एक आम प्रॉब्लम के लिए ही किसी का पेट दर्द है, बस ऐसे ही मेडिसिन मिल जाती है। महिलाओं के लिए तो वहाँ पर कोई जो लेडी डॉक्टर है कभी भी उपलब्ध नहीं है। और कई बार ऐसा होता है, जैसे कि हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि मान लीजिए किसी को कुछ पैनिक अटैक पड़ गया। एक हमारे वकील भाई थे, उनको पीछे प्रोसीडिंग के दौरान एकदम से चक्कर आ गया, वो गिर गए, उनका माथा जो था वो लग गया एकदम से डेस्क पर, उनको डिस्पेंसरी पे लाया गया। तो डॉक्टर्स ने उनको हाथ लगाने के लिए भी मना कर दिया कि ये तो आप किसी बड़े हॉस्पिटल लेके जाइए। और 2 घंटे तक उनकी नाक से लगातार खून बहता रहा। तो 2 घंटे तक तो यहाँ पर वैन की भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, एम्बुलेंस की। तो ऐसे ही मान लीजिए किसी के पैर में कोई फ्रैक्चर हो गया, मोच आ गई, कुछ हो गया, तो यहाँ पर जो उपलब्ध डॉक्टर्स हैं वो उसको ट्रीट नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई हाई फाई वाला नहीं दिया जाता। खांसी जुकाम बुखार की या बॉडी पेन की दवाई मिल जाएगी, या किसी का बीपी हाई है उसके लिए क्या किया जाए, वो उसका कोई उपचार नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं हमारे सारे वकील साथियों के लिए, चाहे वो मेल हैं और चाहे वो फीमेल हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमें बहुत वकील साथियों के लिए बहुत टेंशन का विषय है, क्योंकि हमारा काम ही थोड़ा टेंशन वाला है। तो कोई भी हादसा हो, कुछ हो, तो उसके लिए इस चीज़ की कोई प्रोटेक्शन नहीं है वकीलों के लिए। तो इसके लिए ज़रूर कोई ना कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। एक अच्छे डॉक्टर्स उपलब्ध होनी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, कम से कम एक फर्स्ट एड जैसी चीज़ होनी चाहिए कि फर्स्ट एड तुरंत दिया जाए, तब वो हॉस्पिटल में भेजे जाएँ। ना ही एम्बुलेंस है आप कह रहे हैं। और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अभी भी समय है कि जो सरकार हमारी सुविधाओं के लिए का ऐलान करेगी या हमारी दिक्कतों के लिए बारे में सोचेगी। अभी भी चुनाव होना है, हमने वोटिंग करनी है, तो निश्चित रूप से हम उस सरकार को, उस पार्टी को समर्थन करेंगे जो एक बेसिक जो हमारी एडवोकेट्स की प्रॉब्लम्स है उस पर ध्यान दे और वो ऐलान करे कि वो आने चुनाव के बाद हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको किस तरीके से हल करेंगी।